तो पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको आप क्या कहेंगे? कोर्ट हैज कम डाउन लिटिल। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र। देखिए, कोर्ट अपना काम करता है और कुल मिलाकर ऑन फर्स्ट डेट कोर्ट ने ये टिप्पणियां की है। नथिंग हैज कम बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने कोई मटेरियल नहीं है। तो जब कोर्ट आगे में सारा मटेरियल कोर्ट के सामने जाएगा, सो इसको देखिए, एक बात होती है कि कोर्ट प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न में से खबर बनती है, लेकिन वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो पेन डाउन होता है, जो एक कागज पर लिखा होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट जब मांगेगा, जिस समय कोर्ट इसके बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगेगा, हम देंगे कोर्ट को। एक तरफ होर्डिंग बदला पूरा हुआ और आज सुबह आपके ऑफिस में कुछ हुआ जहां एक महिला आ गई, नेम बोर्ड तोड़ दिया, फिर फ्लावर पार्ट हो गया। एवरीबडी इज वंडरिंग कि होम मिनिस्टर के यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया? नहीं, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिसके लिए कानून भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो महिला है, ये मेंटली डिस्टर्ब है और इससे पहले भी इसने कई लोगों पर हमला किया हुआ है। फिर इसको पकड़ा था, फिर कोर्ट ने इसको इसलिए छोड़ा कि शी इज मेंटली अनस्टेबल, वो उसके दिमाग पर असर हुआ है। 2 दिवसांपूर्वी एक महिला मंत्रालयामध्ये गेली। 6व्या मजल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचं कार्यालय आहे। या महिलेनं देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाच्या दरवाजावर असलेली उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या नावाची पाटी काढून टाकली आणि तिथे तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला। ही बातमी जशी मीडियामध्ये पसरली तशी मीडियामध्ये गरमागरम चर्चा सुरू झाली। भोंगा राऊत म्हणा किंवा मग राष्ट्रवादीचे चेले चपाटे हे सगळेजण सोशल मीडियावर येऊन देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट करत असं म्हणू लागले, अरे रे 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 रे, सहस्त्रबुद्धे नावाच्या बाईने असं करावं, देवेंद्र फडणवीस काय अवस्था झाली हो तुमची। अशा प्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांची खिल्ली उडवण्याचा या सगळ्यांनी जोरदार प्रयत्न केला। मात्र ती महिला जी आहे ती मनोरुग्ण आहे। ती हातामध्ये चाकू घेऊन त्या तिच्या विभागामध्ये दादरमध्ये फिरत असते। या महिलेबद्दल आणखी एक खुलासा असा झालेला आहे की ही हातात झाडू घेते आणि शेजारी पाजारी जे राहतात त्यांच्या घरावर झाडू मारत बसते, त्यांच्या दरवाजावर झाडू मारत बसते। या पुढे जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या या मुलाखतीमध्ये याच महिलेबद्दल आणखी एक खूप मोठा खुलासा केलेला आहे, ज्याचं कनेक्शन थेट सलमान खान याच्या सोबत आहे। आता ही 40 वर्षांची माथेफिरू मनोरुग्ण महिला आणि सलमान खान यांचं काय कनेक्शन आहे हे जाणून घ्यायचं असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांची ही मुलाखत नक्की बघा। हिंदी पत्रकार मराठी पत्रकारांपेक्षा थोडे फार बरे आहेत असं म्हणावं लागेल, कारण ते डोकं ठिकाणावर ठेवून आणि भान असल्यागत प्रश्न विचारतात। मराठी पत्रकारांसारखे चहा बिस्किट HMV आणि पाकिट पत्रकारांसारखे बेताल काही पण प्रश्न विचारत बसत नाहीत। देवेंद्र फडणवीस यांनी खरं तर यानंतर हिंदीमधूनच जास्तीत जास्त इंटरव्ह्यूज करावेत अशी आमची त्यांना विनंती आहे। त्याचं कारण असं आहे की पत्रकार देखील अत्यंत शांतपणे आणि सुसंस्कृतपणे कुठलाही थिल्लरपणा न करता प्रश्न विचारतात आणि उत्तर देणाऱ्याला पुरेसा वेळ देखील देतात। मराठी पत्रकार वचवच मध्ये तोंड मारतात आणि पूर्ण कार्यक्रमाची मजाच घालवून टाकतात। असो, त्या माथे फिरू महिलेबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी जो खुलासा केलेला आहे तो ऐकून कदाचित तुम्ही सुद्धा पोट धरून हसाल मित्रांनो, तेव्हा हा व्हिडिओ नक्की बघा। देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलापूर एन्काउंटर पासून ते लोकसभेच्या मतदानामध्ये झालेलं पोलरायझेशन यावर अत्यंत सविस्तरपणे खूप छान उत्तरं दिलेली आहेत। ही सगळी उत्तरं नक्की बघा। फडणवीसांच्या या जोरदार मुलाखतीला सुरुवात करण्या अगोदर एक छोटीशी विनंती आहे। प्रपंच परिवाराच्या हिंदू प्रपंच या नव्या कोऱ्या YouTube चॅनलने आपट्याच्या पानांची सोनेरी कथा हा सोनं लुटण्याच्या प्रथा परंपरेला आणि शास्त्राला धरून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून महत्त्व सांगणारा सुंदर असा व्हिडिओ चॅनलवर प्रसारित केलेला आहे। त्याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। त्या लिंकला क्लिक करा, व्हिडिओ नक्की बघा, आपल्या मित्रपरिचितांना सुद्धा आवर्जून दाखवा, शेअर करा। हिंदू प्रपंच या YouTube चॅनलला सुद्धा सबस्क्राइब करा। हिंदू धर्माचा प्रचार आणि प्रसार या मोहिमेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हा। अजून जर महाप्रपंच या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर मित्रांनो लगेच सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे राजकीय विश्लेषणाचे आमचे नवनवे व्हिडिओज सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। चला आता बघूया देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकाराच्या प्रश्नांना कशी चोख उत्तरं दिलेली आहेत। Namaste and Jai Hind to everybody. Ladies and gentlemen, since 2014, I remember
It's been nearly a decade now that we've oftentimes had conversations, and every time, for me, it's been memorable. Whether it's been memorable for him or not, I don't know. But देवेंद्र जी, नमस्ते। नमस्कार। सर, एक प्रश्न मैं हमेशा आपसे पूछता हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, कुर्सी कंफर्टेबल है? जो कुर्सी मिले उसको कंफर्टेबल समझिए, नहीं तो कुर्सी कभी मिलेगी ही नहीं। ये बदला पूरा हुआ वाला क्या चक्कर है? देखिए, ये जो बदलापुर की घटना के बाद जो अभी वो आरोपी है, वो आरोपी उसने पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने एक प्रकार से अपने संरक्षण के लिए उसको वहां पर मारा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं का महिमा मंडन होना ये ठीक बात नहीं है। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है, मैं 2014 से 2019 मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री भी था, मुख्यमंत्री भी था। अभी भी मैं गृह मंत्री पिछले 2.5 साल से हूं। बट मैंने कभी भी फेक एनकाउंटर, इस प्रकार की चीजों में बिलीव नहीं किया। मैं ये मानता हूं कि किसी को भी कानूनन सजा मिलनी चाहिए, वो जितनी जल्दी मिल सकती है उतना अच्छा है। लोगों का एक मानसिकता होती है जल्दी मिले, लेकिन रूल ऑफ द लॉ शुड बी फॉलोड। अब इस केस में आप देखिए, हमने बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में एक, जिसको चार्जशीट कहते हैं, चार्जशीट भी दाखिल कर दी। ट्रू। और उसके बाद ये जो आरोपी था, उस आरोपी की 3 वाइफ है, उसमें से एक वाइफ ने उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट की एक केस दर्ज की और उसकी तफ्तीश के लिए उसको ले जा रहे थे और उस समय उसने हमला किया। अब वो हमला ऐसा हुआ या वैसा हुआ, ये तो तफ्तीश में आएगा। मतलब जिस प्रकार से उस घटना हुई है तो उसमें उसकी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पुलिस पर कोई हमला करता है, पुलिस भी घायल हुई है, अगर ये कोई ऐसा वैसा एनकाउंटर हो तो पुलिस तो घायल नहीं होती। तो पुलिस के ऊपर जैसे हमला हुआ तो पुलिस तो देख नहीं सकती है। जब हमला होता है, आपके ऊपर कोई गोली चला रहा है और आप उसको कानूनन बताओगे कि नहीं नहीं कानून में आप गलत कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो पुलिस ने सामने से गोली चलाई और गोली चलाने के बाद उसकी वहां मृत्यु हुई। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल मीडिया कम्युनिटी में एक स्टॉर्म आया। देखिए, सोशल मीडिया एक इस प्रकार का माध्यम है जो आपको कभी ठोक देता है, कभी आपको सिर पे ले लेता है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो इसमें किसी ने बदला पूरा लिख दिया, किसी ने पोस्टर चला दिया, किसी ने हमारे मुख्यमंत्री जी का पोस्टर चलाया, किसी ने हमारा पोस्टर चला दिया। लेकिन मैं आई वुड से ऑन रिकॉर्ड कि इस प्रकार की घटनाएं जो होती है, इसका महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। तो पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको आप क्या कहेंगे? कोर्ट हैज कम डाउन लिटिल। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र। देखिए, कोर्ट अपना काम करता है और कुल मिलाकर ऑन फर्स्ट डेट कोर्ट ने ये टिप्पणियां की है। नथिंग हैज कम बिफोर द कोर्ट। कोर्ट के सामने कोई मटेरियल नहीं है। तो जब कोर्ट आगे में सारा मटेरियल कोर्ट के सामने जाएगा, सो इसको देखिए, एक बात होती है कि कोर्ट प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न में से खबर बनती है, लेकिन वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो पेन डाउन होता है, जो एक कागज पर लिखा होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट जब मांगेगा, जिस समय कोर्ट इसके बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगेगा, हम देंगे कोर्ट को। एक तरफ होर्डिंग बदला पूरा हुआ और आज सुबह आपके ऑफिस में कुछ हुआ जहां एक महिला आ गई, नेम पोर्ट तोड़ दिया, फिर फ्लावर पार्ट हो गया। एवरीबडी इज वंडरिंग कि होम मिनिस्टर के यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया? नहीं, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिसके लिए कानून भी बहुत कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो महिला है, ये मेंटली डिस्टर्ब है और इससे पहले भी इसने कई लोगों पर हमला किया हुआ है। फिर इसको पकड़ा था, फिर कोर्ट ने इसको इसलिए छोड़ा कि शी इज मेंटली अनस्टेबल, वो उसके दिमाग पर असर हुआ है। अब कई कहानियां जो तफ्तीश में सामने आई,
उसमें एक बड़ी मजेदार कहानी है, अब बताओ कि नहीं बताओ, लेकिन बता ही देता हूँ, लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो ये महिला बार बार लोगों के यहाँ घूमती है, कहते हैं कि सलमान खान से शादी करनी है और उसका नंबर मुझे चाहिए। तो हमारे आशीष शेलार जी को मेरे भी ऑफिस में आकर मांगा, और वो सलमान खान के घर के सामने महिला बैठती थी। और अब क्या वहाँ ये विष्णु के कारण वहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी हो गई है, तो वहां भी किसी को बैठने नहीं देते। तो उसको वो गुस्सा था कि ये पुलिस वाले क्यों भाई हमको यहाँ बैठने नहीं देते हैं। और वो तो बड़ी बड़ी अब इतनी स्टोरियां सामने आई, तो शी इज मेंटली डिस्टर्ब। वो अभी जब उनके घर पर हमारे मीडिया वाले भी गए तो लोगों ने बताया कि ये चाकू लेकर घूमती है, हम लोग भी परेशान है। पर अब देखिए, कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो इसके ऊपर कानूनन भी क्या कार्रवाई करे, एक बड़ा प्रश्न होता है। तो हर जगह कोई कानून काम नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना को एक घटना समझ के छोड़ देना चाहिए। तो सलमान खान के आगे आपने बंदोबस्त कर दिया, तो इसलिए वो आप पे गुस्सा हो गई कि आपने उनका क्यों वहां पर नहीं, ऐसे कई स्टोरियां अब उसके बारे में सामने आई है, मुझे पता नहीं है। पुलिस ने कुछ स्टोरियां बताई, लोगों ने बताई, कई स्टोरियां सामने आई है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मतलब इस घटना को एक घटना समझकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मेंटली इतनी डिस्टर्ब है उसको इलाज की आवश्यकता है, उसको इलाज देना चाहिए। चलिए, महिला की बात आपने सुलझा दी। ये जो डिस्टर्बेंस वर्ड है, इसको आगे लेकर चलते हैं। मेंटली डिस्टर्बेंस, सिर्फ डिस्टर्बेंस वर्ड जो है, जो लोकसभा के नतीजे आए थे देवेंद्र फडणवीस जी, वो दिखा रहे थे इस तरफ इशारा कि इस महायुति में कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, लोकसभा के आप अगर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो लोकसभा में जो हम लोग महायुति थे, वो महाविकास आघाड़ी थे। तो महाविकास आघाड़ी को 43.9% है और हमको 43.6% है। केवल मात्र 0.3% का अंतर हम दोनों में है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी 12 सीटें ये 3% के अंदर हारी है। 4000 से आ रही है, 6000 से आ रही है, 12000 से आ रही है, 16000 से आ रही है। इस प्रकार से हम लोग, और जो सीटें हम जीते वो हम लाखों से जीते, एक सीट छोड़कर हम लाखों से जीते। तो कुल मिलाकर एक जो फेक नैरेटिव यहां तैयार हुआ था कि भाई भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदलेगी और आरक्षण को रद्द कर देगी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जजमेंट इसमें कम पड़ा। हम लोग मानते थे कि लोग इस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो परकोलेट हो पाया। और दूसरा, इस शब्द को शायद कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन एक महाराष्ट्र में हमको वोट जिहाद भी देखने को मिला। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जो धुलिया की सीट है, धुले, इस धुले सीट पर हमारे यहाँ एक लोकसभा में 6 असेंबली होती है जी। 6 में से 5 असेंबली में हम लोग आगे हैं, और कितना 1,90,000 से हम आगे हैं। और मालेगांव मध्य, ये एक सीट पर हम लोग 1,94,000 से पीछे गए और 4,000 से सीट हारे। वहां तो हम हमेशा ही पीछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक रिवेंजफुल वोटिंग हमको वहां देखने को मिला, तो एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक माइनॉरिटीज में एक डर पैदा किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको अंडरमाइन किया। मतलब हम लोगों को लगा नहीं कि इस प्रकार से डर पैदा होकर माइनॉरिटीज एकत्रित आकर एक रिवेंज वोटिंग करेंगे। तो इसके कारण एक 0.3% का जो फर्क पड़ा, लेकिन उसका सीट्स में बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। लेकिन अब उसके बाद हम लोगों ने निश्चित रूप से अच्छी तैयारी की है, और मुझे लगता है कि आज अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आज ग्राउंड का नैरेटिव हमारे साथ है। ये जो नैरेटिव था, ये फेक नैरेटिव था, ये आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे SC/ST समाज में भी पता लगा है, लोगों को, माइनॉरिटीज के भी ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार का पोलराइजेशन अपना किया गया, ये स्वार्थ के साथ किया गया है। तो दिस नैरेटिव हैज गॉन डाउन, और अब धीरे धीरे हमारी स्कीम्स के कारण, हमने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। अब हम मुंबई में बैठे हैं, तो मुंबई की बात देख लीजिए, मुंबई का कोस्टल रोड देख लीजिए, अटल सेतु देख लीजिए, मेट्रोज देख लीजिए, या आप गांव में चले जाइए तो वहां का किया हुआ काम देख लीजिए, या हमारी जो अलग अलग योजनाएं उनको देख लीजिए। तो उसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि नैरेटिव अब बिल्कुल हमारे साथ। So you agree that you undermined the narrative of the opposition of this संविधान बदल देंगे impact, और 4 vote blocks, I don't personally like to talk about it, but that's what is the conversation कि मुस्लिम, आदिवासी, दलित और मराठा,
ये 4 ब्लॉक्स में अगर बीजेपी को कहीं पे भी सेंधमारी होती है और खासकर इन 4 ब्लॉक्स में, इट्स गोइंग टू हर्ट योर कॉज. इज दैट ट्रू और फॉल्स? नहीं, पहली चीज ये है कि मैं ये बात को बिल्कुल मान्य कर रहा हूं कि हमने इसको अंडरमाइन किया, क्योंकि ये नैरेटिव 2014 में भी चलाने की कोशिश हुई, 19 में भी चलाने की कोशिश हुई, ये दोनों समय ये चला नहीं. तो हम लोग ये मानते थे कि बार बार ये वही चीज बोलते हैं, तो इस बार क्यों लोग बिलीव करेंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको जितना इफेक्टिवली हमने जवाब देना चाहिए था हमने नहीं दिया. और जहां तक मराठा का सवाल है, तो कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि मराठवाड़ा में हमारा नुकसान हुआ है उसके कारण, लेकिन ओवरऑल मराठा वोट हमारे साथ रहा है. अगर मराठा वोट हमारे साथ नहीं रहता तो हम 43.6% पर कैसे पहुंच ही नहीं सकते थे. तो और आप जैसे कई संस्थाओं ने पोस्ट पोल किया है, उस पोस्ट पोल में आप देखोगे तो अराउंड 43 to 46% मराठा हमारे साथ रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मराठा वोट हमारा कहीं टूटा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे एससी और एसटी वोट में इस बार वो सेंध लगा पाए, लेकिन ये विधानसभा में हम नहीं लगने देंगे. आप ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली कि नहीं लगने देंगे. कई लोगों का ये सेंटिमेंटली भी ये कहा जाता है कि बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र में आज 6 पार्टियां हैं. बीजेपी इज इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्लिटिंग द शिवसेना. इट्स ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्लिटिंग द एनसीपी. तो वन देर इज दिस होल एफिलिएशन टू पवार साहब, एंड बिकॉज ही इज अ टॉल लीडर ऑफ महाराष्ट्र, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. आप वोट दे ना दे, आप उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने उनको हर्ट किया. दूसरा, ठाकरे लेगेसी में ही आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ये सब काम बीजेपी ने किया. ये दिस इज अ सेंटिमेंट. एक जमाना होता था कि देश में कुछ भी होता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे आरएसएस का हाथ है. वो तो अभी कहते हैं. हाँ, अभी भी कहते हैं. उसी प्रकार से देखिए, दोनों पार्टियां टूटी है तो केवल सत्ता की लड़ाई में टूटी है. अपने बेटे बेटियों को सत्ता देनी है, उन्हीं को लीगेसी देनी है, उन्हीं के हाथ में पार्टी देनी है, इसलिए ये पार्टियां टूटी. देखिए, शरद पवार जी की पार्टी हम तोड़ पाए, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों की पार्टियां तोड़ी, उनकी पार्टी हम तोड़ पाएंगे? ये पॉसिबल था? अरे भाई, उनकी पार्टी उन्होंने खुद तोड़ी. उन्होंने तोड़ी, इसका कारण यह है कि एक नेचुरल लीगेसी उनकी अजीत दादा के पास इतने सालों से उन्होंने दी थी, और अब उनको ये लगा कि नहीं, अजीत दादा को नहीं देनी है लीगेसी, ही वांटेड टू गिव इट टू सुप्रिया ताई. तो कहीं ना कहीं राजनीति में और इस प्रकार की जो पारिवारिक पार्टियां होती है, उन पार्टियों में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि जब लीगेसी राइटफुली नहीं मिलती है तो उससे पार्टियां टूटती है. तो अजीत पवार को जब लगा कि आई एम पुश टू वॉल, अब मेरी तो राजनीति बची नहीं है, तो उन्होंने पार्टी तोड़ी, वो हमारे साथ आए. और ऐसे ही शिवसेना में जिस समय एकनाथ शिंदे जी को ध्यान में आया कि भाई सारा कॉम्प्रोमाइज जो चल रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज तो आदित्य जी के लिए चल रहा है, उनको तो उद्धव जी को, आदित्य जी को ही पार्टी सौंपनी है, और पार्टी सौंपने में भी उनको प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन चूंकि शिंदे जी का कद बढ़ रहा था, ऐसे समय उनका कद काट काट कर इस पार्टी को सौंपने का जो प्रयास चल रहा था. और तीसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि अल्टीमेटली देखिए, उनका तो जो पार्टी बड़ी हुई वो हिंदुत्व पे हुई, और हिंदुत्व छोड़ने के बाद हम लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगे कैसे, ये भी एक सवाल उनके पास था. तो इसलिए वो भी बाहर निकले. अब हाँ, ये जरूर है, हम तो कोई राजनीति में भजन करने के लिए तो बैठे नहीं है. तो कोई अगर हमारे साथ आता है तो हम लोग उनको साथ में लेंगे, और साथ में लेकर हमने सरकार बनाई. इसमें देवेंद्र जी एक बात यह है कि आप सरकार बना पाए तो एकनाथ शिंदे जी सपोर्ट, फिर और वो वहां पर एक आइडियोलॉजिकल मैच, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बट अजीत दादा पवार के जैसे आते ही आपका भी आइडियोलॉजिकल प्लान डिफ्यूज हो गया, और जो 3-4 दशकों से उनके खिलाफ लड़ रहे थे, आज आपने उनसे कहा कि भाई साथ में लड़ो. तो कई जगह हमने लोकसभा में देखा कि एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं. तो फिर आप खुद ही अपने आइडियोलॉजिकल प्लान से हटे नहीं? देखिए, कैसा होता है कि पॉलिटिक्स में कई बार आपको पॉलिटिकल अर्थमेटिक की चिंता भी करनी पड़ती है. और कुल मिलाकर जिस समय हम लोग और शिंदे जी सरकार चला रहे थे, उस समय हम लोगों की जो सरकार की पॉपुलैरिटी वो भी बढ़ रही थी, हमारा वोट शेयर भी बढ़ रहा था. लेकिन फिर भी एक चीज हमारे ध्यान में आ रही थी कि
कहीं ना कहीं इस वोट शेयर को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसे समय जब अजीत दादा वहां से बाहर निकले तो हम लोगों ने एक अर्थमेटिक अपना ठीक करने की कोशिश की कि भाई इनको भी हम साथ लेंगे तो हमारा अर्थमेटिक और ज्यादा ठीक होगा। और हाँ, ये बात जरूर थी कि अजीत दादा के साथ हमारी आइडियोलॉजिकली कोई दोस्ती नहीं थी, तो इसलिए मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से इससे पहले भी पब्लिक फोरम से ये कहा है कि शिंदे जी के साथ हमारी जो अलायंस हुई ये इमोशनल अलायंस है, एक इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अलायंस, इट्स इमोशनल अलायंस। अजीत दादा के साथ जो हमारा अलायंस हुआ वो इट्स प्योरली पॉलिटिकल अलायंस। पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको इस प्रकार के अलायंसेस करने पड़ते हैं। ये हो सकता है कि अब अजीत दादा भी बदले बदले से है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी जिस दिशा में जाती है उस दिशा में उनका भी प्रवास शुरू है, तो अगर वो प्रवास वैसे ही चलता रहा तो शायद उनके साथ भी इमोशनल हमारा अटैचमेंट होगा। आज तो पॉलिटिकल अटैचमेंट है, तो मुझे लगता है कि उस समय हमको जो ठीक लगा हमने निर्णय किया। अभी ये जो 288 सीटों का युति है, इसमें किसका कितना शेयर होगा? जैसे ही समाप्त हो जाता आपको बता ही देंगे, सबसे पहले आपको ही बता दूंगा मैं, आप चिंता ही मत करो। पर कहीं इसमें बीजेपी लीड प्लेयर रहेगी, भूमिका आपकी एज अ लार्जर पार्टी रहेगी? देखिए, आज कोई कह रहा है कि 140-50 सीटों पे सहमति है, बाकी अभी भी थोड़ा सहमति 200 सीटों पे बन गई हमारी। अच्छा, हाँ, और बहुत थोड़ा काम बचा है हमारा। लेकिन आज ऑल सेड एंड डन जो महाराष्ट्र की राजनीति जानता है उसको यह पता है कि महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बीजेपी ही है। अभी जब लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई तब भी सबसे ज्यादा विधानसभाओं में 6 पार्टी में सबसे ज्यादा विधानसभाओं में बीजेपी आगे है, तो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। हाँ, जब कोएलिशन पॉलिटिक्स होता है तो आपको साथ वालों को कुछ न कुछ देना पड़ता है, और कोएलिशन पॉलिटिक्स में हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं होती है, तो कुछ चीजें देनी पड़ेगी, कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। हम जल्दी पूरा कर लेंगे और जैसे पूरा होगा हम आपको बता देंगे। एमएनएस एनडीए के साथ है, एकनाथ शिंदे जी के साथ दिखते हैं, आपके साथ नहीं दिखते हैं राज ठाकरे? नहीं, राज ठाकरे हमारे मित्र हैं, उनके भी मित्र हैं, कभी हम उनको मिलते हैं, कभी वो हमको मिलते हैं। देखिए, साथ में खिलेंगे अभी ऐसा है कि उनकी भूमिका क्या है। जैसे लोकसभा में उन्होंने भूमिका अपनी घोषित की थी कि मैं कैंडिडेट नहीं लड़ाऊंगा, मैं मोदी जी को समर्थन दूंगा। तो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनडीए बट ही वॉज सपोर्टिंग एनडीए। अब विधानसभा में तो ऐसी भूमिका वो ले नहीं सकते, क्योंकि उनकी पार्टी अगर विधानसभा में भी वो लेंगे तो उनकी पार्टी के एस्पिरेंट्स का क्या होगा। तो वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब जिस प्रकार से उन्होंने कहा है मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, महाराष्ट्र में लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। आपके साथ लड़ेंगे, आपके विरुद्ध लड़ेंगे? भाई हमारे साथ कैसे लड़ेंगे? महाराष्ट्र में अगर उनको लड़ना है, पूरे महाराष्ट्र में कम सीटों पर लड़ना है तो शायद हमारे साथ लड़ ले, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में लड़ना है तो उनको अपने बलबूते पर लड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि आज राज ठाकरे जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हमारा ज्यादा रहा नहीं है। बिकॉज आपको ये पता है कि पिछले 4-5 सालों में राज ठाकरे जी ने भी एक प्रकार से एक व्यापक हिंदुत्व की भूमिका ली है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता जो होती है वो तो आवश्यक है ही, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में तो मराठी आदमी की बात होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी नेशनल एक अस्मिता भी, एक राष्ट्रीय अस्मिता भी है। तो वो जो नेशनल आइडेंटिटी है, वो नेशनल आइडेंटिटी हम ऐसा मानते हैं कि एक हिंदुत्व, व्यापक हिंदुत्व एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी को राज ठाकरे जी ने स्वीकारा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोगों के मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट अल्टीमेटली वी आर डिफरेंट पार्टीज और सभी के लोगों के एस्पिरेशंस है, तो अपने अपने पार्टीज के एस्पिरेशंस के लिए लड़ना तो पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि साथ आप निमंत्रण दे चुके हैं कि साथ में लड़ते हैं, या अभी आज कह रहे हैं? हर चीज नेशनल टीवी पे थोड़ी बताई जाती है। नहीं, पर इशारा तो कर सकते हैं। इशारा भी नेशनल टीवी पे नहीं करते, हमारे पास इशारा करने के लिए बहुत जरिए है। अच्छा, समय अल्प है तो 2 विषय लार्जर विषय हैं। एक ये तिरुपति को लेकर जो विषय हुआ, कुछ यहां पर भी महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर आया, हालांकि मंदिर ने खंडन किया कि ये यहाँ के था ही नहीं प्रसाद, बट इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा ये आई है कि स्टेट कंट्रोल ऑन टेम्पल्स और आस्था को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कहां पर इसको पॉलिटिसाइज होने से रोका जाए, कहां पे अंकुश लगा जाए। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मूल रूप से
वी आर अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल। टेम्पल्स पर स्टेट कंट्रोल होना नहीं चाहिए। टेम्पल्स जो है, हमारे मंदिर जो है, ये समाज ने तैयार की हुई व्यवस्था है, आस्था के ये केंद्र है और आस्था के साथ समाज ने ही उसको चलाना चाहिए। स्टेट का काम इतना ही है कि ये किस प्रकार से चले, इसके रेगुलेशंस कुछ स्टेट तैयार करे, ताकि अगर कोई गलत लोगों के हाथ में वो चला जाए और वो उसका गलत ढंग से इस्तेमाल करे तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई जरिया रहे। हाँ, ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में भी जो प्रमुख कुछ मंदिर है, जैसे शिरडी का मंदिर है, सिद्धि विनायक का मंदिर है, पंढरपुर का मंदिर है, ये स्टेट एक्ट के तहत ये मंदिर हम लोग चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी जब कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसे समय, जैसे तिरुपति का मंदिर है, कारोबार इतना बड़ा है तो ऐसे समय उसको बहुत प्रोफेशनली चलाना पड़ता है। अदरवाइज उसमें मिसमैनेजमेंट होने का भी एक गंभीर परिणाम होने का भी की आशंका होती है, क्योंकि जब लाखों लोग आएंगे और आप उसको मैनेज ही नहीं करोगे तो एक प्रकार से दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक अपवाद के रूप में सरकार इसको चलाए तो इसको हम मान सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मेरा अपना मानना है कि ये समाज का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। क्या क्वेश्चन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आगमास यानी कि मंदिर की विधि जिस तरह से दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, आपको दुख हुआ जब पता लगा कि लड्डू में शायद मिलावट हो सकती है, घी में अडल्ट्रेटेड हो सकता है जो प्रसाद जो चढ़ाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल दुख हुआ। देखिए, आस्था की बात है, लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जाते हैं और जाते समय हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद में हमको प्योरिटी मिलती है, हमको ये लगता है कि भगवान का प्रसाद है। देखिए, जो आस्थावान व्यक्ति होता है ना, वो ये मानता है कि भगवान ने दिया हुआ प्रसाद है, ये अनएडल्ट्रेटेड प्रसाद हमको मिला है। देखिए, उसका टेस्ट क्या होता है, नहीं, उसकी अनुभूति ये होती है कि आदमी को एक अनुभूति मिलती है, एक प्रसन्नता मिलती है कि मैंने तिरुपति के प्रसाद को ग्रहण किया। और जब अचानक आपको ये पता चले कि नहीं भाई, इसमें तो एनिमल फैट मिलाया गया था, इसको तो इस प्रकार से प्रोहिबिटेड चीजें इसमें मिलाई गई थी, तो इससे आस्था को धक्का पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से किसी की आस्था के साथ खेलना ये बहुत गलत बात है। ये आस्था को लेकर ही और इसको प्रोटेक्ट करने के विषय में ही नोटिफिकेशंस की बात आई है उत्तर प्रदेश में। अब हिमाचल सरकार भी कह रही है कि वेंडर्स का वेरिफिकेशन, ईटरीज पे नेम बोर्ड डिस्प्ले, और ताकि और एक फूड सेफ्टी, सीसीटीवीज लगाइए, एक प्रोसेस फॉलो कीजिए। एज होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एज अ लीडर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय को गलत नहीं माना जाना चाहिए। उस निर्णय के पीछे कोई अलग मोटिव लगाना, उसमें कोई अलग मंशा दर्शाना, ये सही नहीं है। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई निर्णय कोई राज्य लेता है तो मुझे लगता है कि वो जरूरी भी है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जमाना था कि हमारे यहाँ पैकेजिंग किसी भी प्रकार से होता था, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमको पता नहीं होता था, वेट के बारे में पता नहीं होता था, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या है वो हमको पता नहीं होती थी, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता था। अब ये सारे नियम हमने डाल दिए तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो गया। तो इसी प्रकार से अगर अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी आस्था को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके एक प्रकार से खान पान के जो उसकी आदत है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसको गलत नहीं मानना चाहिए। पर महाराष्ट्र के कुछ फैंस जो हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, वो कोल्ड प्ले की टिकट्स को लेकर थोड़ा अपसेट हैं। देखिए, कोल्ड प्ले एक ऐसा इवेंट है जो एक साथ 5 स्टेडियम में चल जाए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि टिकट का तो प्रॉब्लम होगा ही। और एक गृह मंत्री के तौर पर कई चैलेंजेस मेरे सामने से, उसमें से एक चैलेंज ये है कि कई लोगों को लगता है कि गृह मंत्री को कोल्ड प्ले के टिकट्स मिलते हैं तो अच्छा हुआ नेशनल चैनल पे मैं हूं, तो मैं बोल देता हूं मेरा कोई इससे संबंध नहीं है, मुझे कोई टिकट इसका मिलता नहीं है, प्लीज मेरे पीछे टिकट के लिए मत लगिए। Ladies and gentlemen, Devendra Fadnavis, candid as ever, honest as ever. Lovely speaking with you, Thank sir. you. Thank you so much. खरं तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत सुसंस्कृत, सुशिक्षित आणि सभ्य, तितकंच हुशार, चणाक्ष आणि सत्सद विवेक बुद्धी
शिवाय तारतम्य असलेलं व्यक्तिमत्व आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. मात्र हे माहीत असून सुद्धा कोमटराव आणि शरद पवार यांचे चेले सपाटे सोशल मीडियावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाने गरळ ओकत असतात, अदवा तद्वा घाणेरडं काहीतरी बोलत असतात. खरं तर या लोकांचा पोटशूळ हा आहे की यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या इतके हुशार अजिबातच नाहीत, त्यांच्याकडे इतकं वाक्चातुर्य सुद्धा नाही आणि इतका अभ्यास करून बोलण्याची प्रवृत्ती देखील नाही. देवेंद्र फडणवीसांना नाव ठेवणं अत्यंत सोपं आहे, मात्र देवेंद्र फडणवीस जे बोलतात ते ऐकून त्याचा विचार करून मग त्यावर प्रकट होणं हे खूप अवघड असतं. त्याचं कारण आहे त्यासाठी बुद्धिमत्ता लागते. बरं, बुद्धिमत्ता नसली जरी तरी सुद्धा संयम आणि विवेक असावा लागतो, जो उबाठा गटाकडे आणि शप गटाकडे अजिबातच नाहीये. या दोघांच्याही चेल्या चपाट्यांचं, समर्थकांचं आणि पाठीराख्यांचं खरं दुखणं हे आहे की देवेंद्र फडणवीस सारखा माणूस आमच्या नेत्यांवर भारी पडतोच कसा, जो माणूस 2014 पर्यंत अगदी एक सर्वसाधारण आमदार होता, तो 2014ला अचानक मुख्यमंत्री झाला, गृहमंत्री झाला. मुख्यमंत्री म्हणून पूर्ण 5 वर्ष आपला कार्यकाळ चालवण्याचा रेकॉर्ड देवेंद्र फडणवीस करतात. आमच्या भावी पंतप्रधानाला जमलं नाही आजपर्यंत, आमच्या कोमटरावांना सुद्धा जमलं नाही आजपर्यंत, ते देवेंद्र फडणवीसनं करून दाखवलं. याचा जास्त राग आहे या लोकांना. आतापर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाबतीत दुर्घटना काय कमी झालेल्या आहेत का? अहो, 2-5 वेळा तर त्यांच्या हेलिकॉप्टरला बिघाड झालेला आहे. देवेंद्र फडणवीस 2-5 वेळा हेलिकॉप्टर अपघातातून मरता मरता वाचलेले आहेत. त्याचं कारण असं आहे, त्या देवाला सुद्धा माहिती आहे महाराष्ट्राची प्रगती करायची असेल, उन्नती करायची असेल तर या देवाला जिवंत ठेवणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, या मताशी सहमत असाल तर एकदा कमेंटमध्ये जोरदार जय श्रीराम होऊन जाऊ द्या. देवेंद्र फडणवीस यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस का वाढत चाललेली आहे त्याच्या मागे एक कारण आहे मित्रांनो. देवेंद्र फडणवीस कधीही कोमटरावांसारखे बायकी टोमणे मारत नाहीत, पेंग्विन सारखे अतार्किक कधीच बोलत नाहीत आणि सुप्रिया सुळेंसारखं आपलं अज्ञान कधीच प्रदर्शित करत नाहीत. नुकताच सुप्रिया सुळे यांनी एक विधान केलेलं आहे की मी जर त्या जागी असते तर 10,000 कोटी रुपये खर्च करून मी पुण्यामध्ये मेट्रो बनवलीच नसती, मी ते सगळे पैसे एसटी महामंडळाला दिले असते. सुप्रिया सुळे यांच्या या महाज्ञानाचा अवघ्या विश्वाला फायदा व्हावा यासाठी आम्ही एक अत्यंत सुंदर असा व्हिडिओ लवकरच बनवणार आहोत. कदाचित आज उद्यामध्येच तो प्रसारित होईल, तेव्हा तो व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की सुप्रिया सुळे यांच्यासारखं सुद्धा अतार्किक देवेंद्र फडणवीस कधीच बोलत नाहीत आणि हाच या लोकांचा सगळ्यात मोठा राग आहे, हेच या लोकांचं सगळ्यात मोठं दुखणं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न केला होता ना, अकेला देवेंद्र क्या करेगा? अरे अकेले देवेंद्र ने ऐसा कुछ कर दिया है की शरद पवार यांना या वयात सुद्धा लेकीच्या राजकीय भविष्यासाठी भटकंती करावी लागतीये. 40 वर्षांनंतर रायगडावर जावं लागतंय, 35 वर्षांनंतर लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला जावं लागतंय. अकेला देवेंद्र बहुत कुछ करेगा. बाप्पाचा आशीर्वाद लाभलेला आहे देवेंद्र भाऊंना. खरंच खूप सुसंस्कृत, संयमी आणि हेवा वाटावं असं व्यक्तिमत्व आहे देवेंद्र फडणवीस यांचं. मित्रांनो, मताशी सहमत असाल पुन्हा एकदा कमेंटमध्ये जोरदार जय श्रीराम होऊन जाऊ द्या. प्रपंच परिवाराच्या हिंदू प्रपंच या नव्या कोऱ्या युट्यूब चॅनलवर नुकताच आपट्याच्या पानांची सोनेरी कथा, हा सोनं लुटण्याच्या प्रथा परंपरा या बाबतीतला धर्मशास्त्र, नीती, संस्कार, रूढी, परंपरा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या सगळ्यांची माहिती देणारा सुंदर असा व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आलेला आहे. त्याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. लिंकला क्लिक करा, व्हिडिओ नक्की बघा, आपल्या मित्रपरिचितांमध्ये भरपूर प्रमाणात शेअर करा. हिंदूंची एकजूट हेच आपलं अस्तित्व. धर्मशास्त्र, संस्कार आणि नीती आपण जाणून घेतली पाहिजे, आपल्या पुढच्या पिढीला दिली पाहिजे. नैतिक कर्तव्य, नैतिक जबाबदारी उचला. जास्तीत जास्त प्रमाणात हिंदू प्रपंचच्या धर्माच्या प्रसार आणि प्रचाराच्या मोहिमेमध्ये सहभागी व्हा. प्रभू श्रीराम आपल्या सगळ्यांवर त्याची कृपादृष्टी कायम ठेवो. मित्रांनो, अजून जर महाप्रपंच या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे आमचे राजकीय विश्लेषणाचे नवनवे व्हिडिओज सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, देवेंद्र फडणवीस यांची उत्तरं कशी वाटली, कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आमचा कमेंट बॉक्स तुमच्या प्रतिक्रियांसाठी खूप आतुरतेने वाट बघतोय, तेव्हा
पटापट कमेंट करायला सुरुवात करा. राजकीय बातम्या, राजकीय घडामोडी, राजकीय अपडेट्स रंगतदार पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी बघत रहा महाप्रपंच. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय भवानी, भारत माता की जय, जय श्रीराम.